अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 32 और इसमें हम लास्ट टाइम जो लैचेस का टॉपिक कर रहे थे एसआर लैच, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और मजीद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हुए देखेंगे कि लैच को फर्दर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो हमने लास्ट टाइम एसआर लैच कवर की थी और आज के टॉपिक का टाइटल है गेटेड एसआर लैच। समझ रहे हैं, गेटेड एसआर लैच। तो गेटेड एसएलएच में कुछ नहीं है, हमने कुछ सर्किट को एडिशनली ऐड किया है। वो सर्किट्स हैं ये दो गेट्स। ठीक है, ये दो गेट्स ऐड करने से क्या होगा कि मेरी लैच फ्री रनिंग लैच नहीं रहेगी, बल्कि उसमें मैंने कौन सी पिन लगा दी है, ये वाली इनेबल लाइन लगा दी। यानी अगर आईसी इनेबल होगी तो लैच वैसे ही काम करेगी जैसे अभी हमने देखा या प्रीवियसली हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अदरवाइज नहीं करेगी। तो हमने इनेबल पिन इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या किया, इसमें एक एडिशनल स्टेज डाल दिया जिसमें दो नैंड गेट लगे हैं। और यहाँ पे भी मैंने नैंड वाली यूज कर ली है, आपने नॉर वाली भी पढ़ी है। लेकिन अब अगर देखें तो इसका बिहेवियर भी सेम वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें गेटेड नैंड लगा दिया है। ठीक है, एंड नहीं लगाया, नैंड लगाया। अगर आप एक्टिव हाई वाली के साथ गेटेड करेंगे तो उसमें आप नैंड नहीं लगाएंगे बल्कि एंड गेट लगा देंगे। तो वो जो इन्वर्टेड इनपुट थे वो ऑटोमेटिकली इस बबल की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि नैंड वाली लैच में जीरो का मतलब ऑन होता था और वन का मतलब ऑफ। तो वो जीरो या वन इस कॉर्नर पे अप्लाई करना होता था ना हमें, तो इस कॉर्नर पे ये बबल लगे होने की वजह से वो चीज न्यूट्रलाइज हो चुकी है। तो अब हमें उस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस फर्क क्या है, अब ये गेटेड हो गई है। गेटेड का मतलब ये है कि अब इसमें एक एनेबल पिन आ गई है और इसका वन होना जरूरी है, वरना मेरी लैच सही काम नहीं करेगी। सही काम क्या मतलब है, वो कुछ भी काम नहीं करेगी, वो नो चेंज स्टेट में रहेगी। जाहिर सी बात है कि अगर मेरी लैच इनेबल नहीं है तो उस पर क्या आ रहा होगा, उस पर वही आ रहा होगा जिस पे प्रीवियसली स्टोर हुआ था। तो ऐसा लैच प्लस इनेबल इनपुट अगर हम कर दें तो ये बन जाती है गेटेड ऐसा लैच। आउटपुट चेंज इफ नेसेसरी ओनली व्हेन इनेबल इज हाई। अगर इनेबल हाई होगा तो आउटपुट पे चेंजेस अफेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फिर कह रहा हूं कि इनेबल होगा तो आउटपुट चेंज होंगे, वरना हमेशा आपकी लैच जो है नो चेंज या मेमोराइज या रिटेन वाली स्टेट में ही रहेगी। ठीक, तो ये टेबल आप अच्छे से देख चुके हैं प्रीवियसली। ये करेक्टरिस्टिक टेबल है हमारे पास एसआर लैच का। इसमें से मैंने सिर्फ क्या किया है, क्यू बार को हटा दिया। क्यू बार को हटा दिया, ये टेबल से हम फेमिलियर हैं ऑलरेडी। इसमें से बस मैंने क्यू बार हटा दिया। तो इसमें आपको याद होगा कि अच्छा, अब चूंकि ये वो वाली है, कौन सी वाली है, इसमें एक्टिव लो टाइप वाली है। तो एक्टिव लो टाइप में वन और वन पर नो चेंज होता था, तो ये वन और वन पे नो चेंज या क्यूटी ही लिखा हुआ है। यानी क्यू टी प्लस वन इज एक्चुअली सेम एज क्यू टी। यानी जो नेक्स्ट मेरा आउटपुट आएगा वो सेम एज जो मेरा प्रेजेंट आउटपुट है वही आ जाएगा। और वन जीरो कर रहा हूँ। ठीक है, तो चूंकि एक्टिव लो टाइप वाली है तो जीरो का मतलब मेरे पास ये रीसेट स्टेट में चली जाएगी। और सेट पे अगर मैं जीरो अप्लाई कर रहा हूँ तो इट मीन ये सेट स्टेट में चली जाएगी। और जीरो जीरो इस केस में क्या होते थे, इनवैलिड या इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट। ठीक है, वही टेबल है लेकिन एक्टिव लो वाले का टेबल। अब मैंने इस टेबल को थोड़ा सा बढ़ा लिया। बढ़ाया कैसे, कि मैंने एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया कि खुद ही से एज्यूम कर लिया कि भाई क्यू की भी तो कुछ वैल्यूज हो सकती हैं या नहीं, क्यू की भी वैल्यू हो सकती है। तो अभी तक तो मैं एज्यूम करता आया था कि क्यू की वैल्यू भाई एक्स है। तो अब मैं क्यू की वैल्यू एक्स नहीं कहूंगा बल्कि क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैंने चूंकि अब क्यू का भी कॉलम ऐड कर दिया तो मेरे पास तीन इनपुट वेरिएबल हो गए। तीन इनपुट वेरिएबल हो गए तो इसका मतलब है कि ट्रुथ टेबल मेरा तीन वाला बनेगा, बिल्कुल वैसे ही 0 0 0 0 4 0 4 1 2 0 2 1 और 1 0 1 1। अब मुझे स्टेप बाय स्टेप इन सारे कॉम्बिनेशन को चेक करना है। और ध्यान रहे यहाँ पे इनेबल वन है, यानी इनेबल वन होने का मतलब है ये चेंजेस अफेक्ट होंगे आउटपुट। और मुझे अब ये वाला फिल करना है। तो मैंने कहा कि अगर मैं 0 0 अप्लाई करता हूं, किस पे 0 0 अप्लाई कर रहा हूं जी क्लास, किस वाले पे मैं 0 0 अप्लाई कर रहा हूं, ये चलें अप्लाई करके देखते हैं। जीरो और जीरो अप्लाई किया यहाँ पर, इस टेबल से कंपेयर करना है मैंने।
ठीक है, 0 0 का मतलब है मेरा आउटपुट आ रहा है 0, लेकिन क्यों आ रहा है? नो चेंज की वजह से। अच्छा, नो चेंज की वजह से क्यों आ रहा है, इसको देख लेते हैं हम करके। ठीक है, इनेबल मैंने कह दिया कि 1 ही है, सेट पे मैंने 0 अप्लाई कर दिया है, रीसेट पे मैंने 0 अप्लाई कर दिया है, और क्यू को मैंने एज्यूम कर लिया था ऑलरेडी क्या है मेरा, 0 ही है। तो क्यू मेरा यहाँ पे 0 ही है, तो क्यू बार मेरा यहाँ पे 1 ही होगा। तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी आया हुआ है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी आया हुआ है। एंड गेट का बिहेवियर क्या होता है? एंड गेट पे अगर एक लाइन पे 0 आ रहा हो और दूसरी लाइन पे 1 आ रहा हो, तो एंड गेट का रिजल्ट क्या आता है? जी क्लास, एंड गेट की एक लाइन पे 0 हो और एक लाइन पे 1 हो, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ठीक है, एंड पे आता है 0, लेकिन नैंड पे क्या आएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट यानी 1 आ जाएगा। इधर तो आ रहा है 0, इधर भी आ रहा है 0। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से इधर आ जाएगा 1 और इधर भी आ जाएगा 1। ठीक है, और 1 1 के केस में वैसे मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं ये नीचे से टेबल से ही देख के लिख सकता हूँ कि अगर मेरी गेटेड वाली लैच पे मैं 1 1 का कॉम्बिनेशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, 1 1 अप्लाई किया ना मैंने, यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो 1 1 के कॉम्बिनेशन पे आप देख रहे हैं जो भी मेरे क्यू टी पर है वही आ जाएगा, यानी नो चेंज। तो आउटपुट पे मेरा वही आएगा जो क्यू पर आ रहा है। तो देखें, मैंने यहाँ पे भी 0 ही लिख दिया क्योंकि मेरा यहाँ पर भी 0 ही है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास टेबल ऑलरेडी मौजूद है। तो मैंने सिर्फ ये गेटेड पार्ट को सॉल्व किया और आपको बता दिया कि वही आ जाएगा जो प्रीवियसली मौजूद है विथ रेफरेंस टू दिस कैरेक्टरिस्टिक टेबल। 1 1 के केस में वही आ जाना है। ये टेबल अभी हमने पीछे प्रूफ किया है, ध्यान रहे, ये टेबल हमने पीछे प्रूफ किया है जो राइट हैंड साइड पे मौजूद है। चलें, ये हो गया। तो फिर मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। लेकिन हमने ये वाली बात प्रूफ कर ली कि ये 0 आया है, लेकिन किस वजह से आया है? इसकी वजह से आया है। फिर मैंने अप्लाई किया 0 1। ठीक है, 0 1 अगर मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ तो देखते हैं क्या होता है। 0 अप्लाई किया मैंने सेट पर, रीसेट पे मैंने अप्लाई किया 1, इनेबल पे 1 आया हुआ है। अब बताइए क्या होगा? ये तो आपको पता है 0 प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा 1, और इन्वर्ट होने की वजह से ये हो जाएगा 1, और इन्वर्ट होने की वजह से ये हो जाएगा 0। अच्छा, ध्यान रहे, मैंने बताया था ना, ये वाली लाइन सेट वाली लाइन कहलाती है और ये वाली लाइन रीसेट वाली लाइन है। तो सेट पर 1 और रीसेट पे 0 अगर आ रहा हो, सेट पे 1 और रीसेट पे अगर 0 आ रहा हो, तो मेरा आउटपुट क्या आता है? 0 आता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया? 0 ही लिख दिया। इस टेबल से देखते हुए मैंने इसको फिल किया और कह दिया ये आ गया मेरे पास 0। क्योंकि इस टेबल में मैं ऑलरेडी पता कर चुका हूँ कि इस केस में अगर मेरा क्यू चेक करना हो तो ये आता है, तो मैंने इसी क्यू को डायरेक्टली इधर लिख दिया, पूरा सॉल्व करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये आपके सामने है कि एक्टिव लो है और सेट पे 0 आने का मतलब है कि मेरी फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगी। सिमिलरली जब मैं 1 अप्लाई करूंगा तो आपको पता है मेरा कॉम्बिनेशन ये वाला आ जाएगा, और ये वाले केस में चूंकि 1 आता है तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया सेट स्टेट में। ठीक है, ये वाला जो है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला इसकी वजह से आया है, बाकी दोनों सेट या रीसेट की वजह से हैं। ये रीसेट की वजह से आया है, ये सेट की वजह से आया है, और ये वाला केस तो आपको पता है इनवैलिड ही हो जाएगा। इसको हम ट्राई करें ना करें इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड हो जाएगा? मैं आपको थोड़ी सी करके बता देता हूँ बात कि अगर मैंने इधर अप्लाई किया 1 1 तो क्या होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ 1 1 अप्लाई करके कि मैंने इधर भी 1 दिया, इधर भी 1 दिया, तो आपको पता है इन दोनों पे आएगा 1 और 1, और इन दोनों पे आ जाएगा 0 और 0। और 0 0 के केस में आप देख सकते हैं कि इधर जो आ रहा है मुझे वही लिख देना चाहिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया। यही काम मुझे सेम नीचे वाले 4 कॉम्बिनेशन के लिए भी करना है। तो नीचे वाले 4 कॉम्बिनेशन में भी वही वाली बात है, जब मैं 0 0 अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे वही आ जाएगा एज इट इज जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये तो नो चेंज वाला केस है ना। नो चेंज का मतलब है जो प्रेजेंट पे है वही आ जाएगा। और जब मैं 0 1 अप्लाई करूंगा तो 0 1 तो फिक्स है यहाँ पे, इसको रीसेट ही होना है, तो 0 ही आ जाएगा।
1 0 अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे तो फिक्स है, इसे सेट होना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये वाला भी आपको पता ही है इनडिटरमिनिस्टिक आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 आया वो इसकी वजह से आया, नो चेंज की वजह से। यहाँ पे 0 था तो यहाँ 0 ही रहा, यहाँ 1 था तो यहाँ पे 1 ही रहा। ठीक है। और 0 1 वाले केसेस में रीसेट था तो 0 आ गया, 1 0 वाले केस में सेट था तो 1 ही आ गया। तो और ये 1 1 के केस इधर भी इनडिटरमिनिस्टिक या इनवैलिड ही था। तो ये मैंने 8 के 8 कॉम्बिनेशन कर लिए। अब मुझे चाहिए इसकी इक्वेशन। किसकी इक्वेशन चाहिए मुझे? QT+1 की इक्वेशन चाहिए। तो QT+1 की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। आप के मैप से सॉल्व करें, के मैप में सॉल्व करेंगे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इनको आप रख लेंगे उस जगह पे डोंट केयर, यानी x रखते हुए सॉल्व करेंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी S+R⁻.Q। ठीक है, S+R⁻.Q। ये के मैप से सॉल्व हुआ है x रखते हुए। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, मैं नहीं बता रहा, ग्रुपिंग आपको अच्छे से आती है, सही से समझाई गई है। तो के मैप बनेगा 8 वेरिएबल वाला, यानी 8 वेरिएबल्स का मतलब है 4/2 वाला बनेगा। उसमें आप पुट करेंगे S+R⁻.Q आ जाएगी। ठीक है, यानी QT+1 इज एक्चुअली इक्वलेंट टू S+R/Q। यानी कह रहे हैं कि Q पर 1 सिर्फ और सिर्फ तब आएगा या तो S की वैल्यू 1 हो या फिर R की वैल्यू 0 हो और Q में 1 आया हो। तो ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें आपके पास QT+1 जो है 1 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन एक इसमें एडिशनल बात ध्यान ये रखनी है कि आपको इस इक्वेशन में ये कंडीशन मीट होनी चाहिए, यानी S.R हमेशा 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर S.R 0 नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपने ये इनवैलिड कंडीशन अप्लाई कर दी है। अगर S भी 1 हो और R भी 1 हो तो इसका रिजल्ट बन जाता है 1। तो ये इक्वेशन सिर्फ तभी वैलिड है, ये इक्वेशन सिर्फ तभी वैलिड है कि आप ये वाला कॉम्बिनेशन ना आने दें। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इस कंडीशन, इस इक्वेशन के साथ की कंडीशन आपको मैट करनी है इसको होल्ड कराने के लिए, वरना इनवैलिड वाला केस इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इनवैलिड केस कैसे इग्नोर कर रहे हैं आप? इनवैलिड केस इस तरह इग्नोर कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि दिस इक्वेशन एग्जिस्ट अनटिल आप इस कंडीशन को होल्ड करें। ठीक है, यानी S और R दोनों की वैल्यूज 1 नहीं होनी चाहिए, यानी या तो S1 हो R1 हो, S1 ना हो, या तो S1 हो R1 ना हो, या तो दोनों ही 1 ना हो। लेकिन अगर दोनों 1 हो गए ये वाला केस तो इनवैलिड हो जाएगा, यानी ये वाला में भी दोनों 1 हो गए तो ये वाला केस इनवैलिड हो जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि ऐसा ना हो। ठीक, तो ये थी हमारे पास गेटेड SR लैच और ये है उसकी इक्वेशन। तो गेटेड डी लैच का टॉपिक है नेक्स्ट हमारे पास। तो मैं बात कर रहा था गेटेड डी लैच की। ठीक है, तो गेटेड SR लैच हमने पढ़ी। तो गेटेड डी लैच बनाना बहुत आसान है अगर आपको गेटेड आर लैच समझ में आएगी। आप अगर इसकी सिंबलिक डायग्राम को ही देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि इसमें और एसआर लैच में क्या फर्क है। ये हिस्सा अगर मैं आपको दिखा दूं इतना, तो ये सब का सब जो है कहलाता है गेटेड एसआर लैच। मैंने सिंपली क्या किया है कि एक इनपुट जो था मेरा सेट वाला इनपुट, उसको मैंने डी कहना शुरू कर दिया है। यानी मेरा प्रीवियसली ये एस होता था और ये वाला इनपुट आर होता था। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिंपली डी कहने लग दिया गया एस को, और आर वाले इनपुट को क्या अप्लाई कर दिया? डी ही का इन्वर्टेड वैल्यू, डी ही की इन्वर्टेड वैल्यू। यानी इसका मतलब है कि जो भी एस पे आएगा उसका अपोजिट आर पर आ रहा होगा, जो भी एस पे आएगा वो उसका अपोजिट आर पर आ रहा होगा। यानी अगर मैंने डी पर 1 अप्लाई किया तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमेशा आएगा 1 0 का। अगर मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई किया 0 का, डी पर 0 अप्लाई किया, तो इधर आएगा कॉम्बिनेशन हमेशा 0 1 का। इट मीन्स यहाँ पर कभी भी 0 0 या 1 1 नहीं आ सकते डी लैच में, क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट ही ऐसे किया है कि इन्वर्टेड वैल्यूज सप्लाई कर रहा हूँ एज इनपुट। तो यहाँ पे वो मसला तो सॉल्व हो गया।
कि मेरे पास डी लैच में इनवैलिड स्टेट नहीं आएगी, क्योंकि इस पे कभी भी 1 1 नहीं आ सकता। तो मैंने क्या किया, मार्क आर इनपुट इक्वल्स टू एस बार गेटेड डी लैच। ठीक है, एस का जो भी है उसका बार आप डी लैच में अप्लाई कर देंगे। अब डी का बिहेवियर क्या है, डी लैच में अगर डी पर हाई आएगा तो लैच होगी सेट स्टेट में, और डी लैच में डी पर लो आएगा तो लैच होगी रीसेट। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। डी हाई मीन्स सेट, डी लो मीन्स रीसेट, और कुछ भी नहीं है। और इसे हम डी लैच को डेटा लैच भी कहते हैं या ट्रांसपेरेंट लैच भी कहा जाता है। ठीक है, डेटा लैच या ट्रांसपेरेंट लैच। करेक्टरिस्टिक टेबल इसका बहुत ही सिंपल है, अगर इनेबल है तो। ठीक है, अगर इनेबल है तो यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर इनेबल है तो 0 होगा डी पे तो आउटपुट पे भी 0 होगा, 1 होगा डी पे तो आउटपुट पे भी 1 होगा। और जाहिर सी बात है अगर इनेबल नहीं होगा तो आपको प्रीवियसली जैसे कि बताया गया कि आपके डी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी आईसी इनेबल नहीं है तो डी पे कुछ भी आप अप्लाई करते रहे, आउटपुट रिमेन्स अनचेंज, तो वो नो चेंज वाला केस भी इसमें कवर होगी। तो इसमें तीनों केसेस आ रहे हैं, सेट वाला केस भी आ रहा है, रीसेट वाला केस भी आ रहा है, और मेमोराइज वाला केस भी आ रहा है, और इसमें इनवैलिड स्टेट नहीं है। तो एक तरीके से हमने फिलहाल इनवैलिड स्टेट को अवॉइड कर दिया कि एस आर को डी लैच में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें वो इनवैलिड स्टेट ऑटोमेटिकली अवॉइड हो गई, क्योंकि वो कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि डी को मैंने जिस तरीके से जिस फैशन में कनेक्ट किया है, तो कभी भी मेरी गेटेड एस आर लैच पर 1 1 का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। और इसकी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी है कि क्यू टी प्लस वन इक्वल्स टू डी, जो भी डी पे आएगा वो क्यू टी प्लस वन पे चला जाएगा, जो भी डी पे आएगा वही आउटपुट पे चला जाएगा। इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट लैच या डेटा लैच भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ और बात कर लेते हैं हम एज ट्रिगर्ड सर्किट्स। Latch circuits are not suitable in synchronous logic circuits. When the enable signal is active, the excitation inputs are gated directly to the output Q. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका enable सिग्नल 1 है, तो उस वक्त में आपके इनपुट पे जो भी चेंजेस आएंगे वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। डजेंट मैटर कि वो चेंजेस इंटेंशनल हैं या अनइंटेंशनल। हो सकता है वो चेंज नॉइस की वजह से आ रहे हो। अगर आपने गेट, इट्स लाइक कि आपने अपने घर का गेट मुसलसल खुला रखा हुआ है। ठीक है, आपके घर का गेट मुसलसल खुला हुआ है, ऑन ओपन है, तो उसमें घर में चाहे तो इंटेंशनली आप जिसे अलाउ कर रहे हैं वो भी आ सकता है, और गेट मुसलसल खुला हुआ है तो कभी ना कभी हो सकता है कि अनवेलकम गेस्ट भी आ जाए। अनवेलकम गेस्ट का मतलब हो सकता है कोई चोर आ जाए, डाकू आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो चोर डाकू को मैं तशबीह दे रहा हूँ नॉइसेस से, यानी अनवांटेड सिग्नल भी आ सकते हैं, क्योंकि गेट आपने बहुत देर तक खुला छोड़ दिया। आपने कहा सुबह खुला है, रात में बंद करूंगा, तो इतने देर में पूरे दिन में तो कोई वारदात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है। रियल सिनेरियो में भी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। नॉर्मली आप गेट क्या करते हैं, कोई आता है आप गेट खोलते हैं, उसको एंट्री देते हैं, गेट को बंद कर देते हैं। फिर कोई आता है, फिर गेट खोलते हैं, उसको एंटर कराते हैं, फिर गेट बंद कर देते हैं। यानी आप गेट बहुत थोड़ी सी देर के लिए ओपन करते हैं और फिर वापस बंद कर देते हैं जब आपका डिजायर्ड इनपुट आउटपुट पे प्रोपेगेट हो जाए। तो गेट यहाँ पे भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है कि आपने अपनी लैच को या फ्लिप फ्लॉप को सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए ऑन करना है, सिग्नल को इनपुट से आउटपुट पे मूव कराना है और वापस गेट को बंद कर देना। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, व्हेन द इनेबल सिग्नल इज एक्टिव या आपका गेट मुसलसल खुला रहेगा तो आपका इनपुट डायरेक्टली आउटपुट पे चला जाता है, रिगार्डलेस वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल। Thus, any changes in the excitation input immediately cause a change in the latch output, और इसकी वजह से डेफिनेटली आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। जबकि आप चाह रहे हो चेंज हो ना हो, वो चेंज होता रहेगा। दिस लीड्स टू द एज ट्रिगर्ड मेमोरी एलिमेंट कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि लेवल्स के बजाय हम एजेस में डील करें। ठीक है, और एजेस वाले सर्किट्स क्या कहलाते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स कहलाते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स आर सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट चेंजेस स्टेट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ ट्रिगरिंग इनपुट कॉल्ड द क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक में मैंने आपको बताया था कि लेवल्स होते हैं और एजेस होते हैं। लेवल वाली डिवाइसेस कहला रही थी लैचेस, और एजेस वाली डिवाइसेस कहलाएंगी फ्लिप फ्लॉप्स। और अगर आप बज़ाहिर भी इस क्लॉक पल्स को देखें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एज कितनी थोड़ी सी देर के लिए आता है। एज कहाँ है, एज इतना सा टाइम ले रहा है। जबकि लेवल की बात की जाए तो लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक रहता है, तो काफी ज्यादा ड्यूरेशन है। इतने में आपका इनपुट कई मरतबा चेंज हो सकता है और आउटपुट पे अफेक्ट कर सकता है।
लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है। यहाँ पे इनपुट थोड़ी सी देर के लिए इनेबल होगा, तो आप थोड़ी सी देर के लिए अपना आउटपुट पे रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। तो एजेस यूज करेंगे ताकि हम कम टाइम के लिए अपना गेट ओपन कर सकें। चेंजेस स्टेट एट आइदर पॉजिटिव एज, जिसे हम राइजिंग एज भी कहते हैं, या नेगेटिव एज, जिसे हम फॉलिंग एज भी कहते हैं। लेकिन एक पे करेगा, या तो राइजिंग पे करेगा या फॉलिंग पे, दोनों पे नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही कि आईसी इनेबल या तो 0 पे होती है या 1 पर होती है, एक पर इनेबल होगी तो दूसरे पे डिसेबल। इसी तरह एजेस की भी बात की जाए तो पॉजिटिव पे अगर इनेबल है तो बाकी सब पे डिसेबल रहेगा। ठीक। फ्लिप फ्लॉप्स कई टाइप की हो सकती हैं। बस फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में अगर आप फर्क दिखाऊं तो फर्क ये है कि आप अगर यहाँ ध्यान दें तो ये देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एरो, ये बता रहा होता है कि भाई ये क्लॉक इनपुट है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक इनपुट है। ये एरो बता रहा है कि यहाँ पे क्लॉक आएगी तो ये फ्लिप फ्लॉप है। और यहाँ पे एरो से पहले बबल लगा हुआ है, और बबल लगा होने का मतलब ये है कि नेगेटिव क्लॉक है। नेगेटिव एफ का मतलब है कि नेगेटिव एज ट्रिगर है। पॉजिटिव होगी तो बबल नहीं होगा, नेगेटिव एज ट्रिगर होगी तो बबल होगा। ठीक है, तो क्लॉक के लिए निशानी क्या है, क्लॉक वाले इनपुट पे एरो बना होता है, और अगर वो नेगेटिव एज है तो उसके साथ बबल भी होता है। फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो एस आर फ्लिप फ्लॉप होगी, डी फ्लिप फ्लॉप होगी, लेकिन एक नया नाम आपके सामने आ रहा है जो कहलाता है जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जो कि डिफरेंट है एस आर से। तो असल हमारा टारगेट यही होगा कि हम जे के को देखें, एस आर और डी तो हमने समझ ली है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है? एस आर फ्लिप फ्लॉप की थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू बिल्कुल वैसी ही जैसे हमने एस आर लैच की थी। कह रहे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है कि इसमें भी हाईलाइट करता चलता हूँ कि पहली बात तो ये क्लॉक पल्स के एज पे ट्रिगर होगी, ट्रिगरिंग ऑन एज, और एस हाई हो, रीसेट लो हो, तो इसमें भी वही बात है, ये सेट होगी। रीसेट हाई हो, सेट लो हो तो ये रीसेट होगी। बोथ इनपुट लो हो तो नो चेंज होगी, और बोथ इनपुट हाई हो तो इसमें स्टिल इनवैलिड स्टेट होगी। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप बनी है, कोई फर्क नहीं पड़ा है इनपुट पे क्लॉक दूं या लेवल दूं, सिर्फ इसके इनेबल मैकेनिज्म को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इसका बिहेवियर, इसकी सर्किटरी स्टिल सेम है, तो आउटपुट भी इसके सेम रहेंगे। इसमें इनवैलिड स्टेट है। ठीक है, इसमें इनवैलिड स्टेट होगी। लेकिन क्लॉक में क्या कह रहे हैं, देखो एजेस बने आने लग गए, बजाय इसके कि मैं 0 1 लिखूं, लेवल के बजाय मैंने एरो बनाना शुरू कर दिए। एक्स का मतलब है इररेलेवेंट या डोंट केयर, और इसका मतलब है आपकी क्लॉक जा रही है फ्रॉम लो टू हाई, क्योंकि एरो नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी ये राइजिंग एज है। अगर फॉलिंग होता तो एरो की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं, आप देख सकते हैं 0 0 पे वही, नो चेंज, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। डजेंट मैटर आपकी क्लॉक हो ना हो, यानी सर्किट अगर डिसेबल भी होता है तो आपको पता है नो चेंज रहता है, और एनेबल भी हो जाए और 0 0 अप्लाई कर दूं तब भी नो चेंज ही होता है। 0 1 अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली रीसेट स्टेट, और 1 0 अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली सेट स्टेट, और 1 1 पे यहाँ पे भी इनवैलिड है। तो 1 1 वाला मसला इसमें भी है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप तो बना दी मैंने, लेकिन इसमें स्टिल वो इनवैलिड कंडीशन एग्जिस्ट करती। तो कुछ नया नहीं किया गया, बस यहाँ पे लेवल की बजाय मैंने एच डाल दिया, क्लॉक डाल दी, पूरा मैकेनिज्म, थ्योरी, बिहेवियर वही है। लेकिन मैंने आखिर ये लेवल डाला कैसे? तो होता क्या है कि मेरे पास एक क्लॉक पल्स आ रही होती है जो कि ऐसी दिखती है, उसको मैं एक खास किस्म के सर्किट से गुजारता हूँ जिसका नाम है पीटीडी या पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर। इसका काम क्या होता है कि पल्स में एज को डिटेक्ट कर, ठीक है, वो जो मैंने बताया था ना, राइजिंग एज या फॉलिंग एज, और फिर उसको मैं यहाँ सप्लाई कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1 या 0 दे रहा था ना, तो वो बहुत देर तक ऑन या ऑफ रहता था, तो मैं वो नहीं चाह रहा। और ये सर्किट पूरा का पूरा आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ऐसा लैच है। लेकिन उससे पहले अगर मैं ये पीटीडी लगा देता हूँ तो ये बन जाता है मेरे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप। यानी लैच के साथ अगर ये पीटीडी का सर्किट लगा देता हूँ तो ये बन जाता है एस आर फ्लिप फ्लॉप। लेकिन ये पीटीडी सर्किट क्या है? इसके अंदर बहुत सारी मैकेनिज्म से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट अगर देखा जाए तो ये एक सर्किट है। ठीक है, ये एक सर्किट है, इसे इसके थ्रू मैं पल्स का जो है ट्रांजिशन या एज को डिटेक्ट कर सकता हूँ। पल्स की ट्रांजिशन से मुराद यही होती है कि जब पल्स में लेवल
चेंज हो रहा हो, 0 से 1 हो रहा हो तो ट्रांजिशन है, 1 से 0 हो रहा हो तो ट्रांजिशन है। तो फिलहाल अगर मैं इस पे से अप्लाई करता हूँ 1, तो आपको पता है यहाँ पे तो 1 फटाफट आ जाएगा, लेकिन ये बीच में लगा हुआ इन्वर्टर और यहाँ पे आएगा 0। लेकिन यहाँ पे 0 आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इस गेट में कुछ ना कुछ है डिले, या प्रोपेगेशन डिले जिसे हम कहते थे। तो इस गेट में है कुछ ना कुछ डिले। याद है प्रोपेगेशन डिले का कॉन्सेप्ट? क्योंकि एक वायर तो एंड गेट में डायरेक्टली लगी हुई है, वहां पे 1 फौरन से आ जाएगा, लेकिन जो इन्वर्टेड वाला है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ रहे बात? तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही ये कह रहे हैं कि अगर मैंने क्लॉक को सप्लाई किया तो एक इनपुट पे तो ये क्लॉक डायरेक्टली आ रही है, देखें आप, फटाफट आ रही है। लेकिन दूसरे वाले में यही चीज थोड़ा सा डिले होकर आ रही है। नीचे वाली डायग्राम देखें अगर, तो ये थोड़ी सी डिलेड है। इन दोनों को अगर ध्यान दें आप, तो क्लॉक तो आप देखें ये है, लेकिन जो क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट है, यानी क्लॉक का बार जो इन्वर्टर से होकर आ रहा है, वो थोड़ा सा डिले हो गया, लैग आ रहा है उसमें। लेकिन अगर मैं इनका एंड करूं प्रेजेंट टाइम पे, तो एंड कैसे होगा? अगर आप एंड करना शुरू करें, आप यहाँ से इस पर्टिकुलर रीजन पे चेक कर लें, मैं कलर बदलता हूँ, आप इस रीजन पे चेक करें, मैं अलग अलग रीजन मार्क कर देता हूँ, आप यहाँ पे चेक करके बताएं मुझे कि क्लॉक पे क्या आ रहा होगा प्रोडक्ट। इस रीजन पे चेक करके बताएं कि क्लॉक पे क्या आ रहा होगा प्रोडक्ट। और फिर मैं कहूंगा कि इस रीजन पे मुझे चेक करके बताएं क्या क्या आ रहा होगा, और फिर इस रीजन पे बताएं, और फिर से इस रीजन पे भी बताएं क्या आ रहा होगा। तो अब अगर मैं ये रीजन जो मैंने हाईलाइट किए इस पे मैं चेक करना शुरू करूँ, तो मैं चेक करता हूँ कि इस जगह पे देखें भाई, क्लॉक पे आ रहा है 0, यहाँ पर तो है 0, लेकिन यहाँ पर है 1। तो 0 1 का अगर मैं एंड करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 0। ठीक है। यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 1। तो यहाँ पे भी जब मैं चेक करूंगा तो उसका रिजल्ट आएगा 0। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर भी ये 1 है। थोड़ी सी देर के लिए अगर आप देखें तो ये एक ऐसा ओवरलैप आया कि 1 1 है, तो 1 1 का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आपने देखा क्लॉक के प्रोडक्ट में थोड़ी देर के लिए पल्स यहाँ पे 1 हुई हुई है या हाई हुई है। यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे ये 1 है, लेकिन ये चीज आई हुई है 0, तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगी 0। यहाँ पे चेक कर लूँ, चले यहाँ पे भी एक चीज चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर ये है 0 और यहाँ पे भी ये है 0, तो 0 0 पे भी ये दे देगा 0। यहाँ चेक करूँ तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पे भी दे देगा ये 0। तो अगर मैं इस तरीके से इस सर्किट को प्रोडक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए एक 1 आता है, जिसे मैं कहता हूँ पल्स, यानी थोड़ी सी देर के लिए 1 आना। और थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे 1 आएगा तो ये गेट थोड़ी सी देर के लिए ओपन हो जाएगा, और इस थोड़ी सी देर में जो भी मेरा इनपुट पे आ रहा होगा वो मेरा आउटपुट पे प्रोपोगेट हो जाएगा। लेकिन आप देखें तो सिर्फ थोड़े से इंस्टेंट के लिए मेरा जो है क्लॉक का सिग्नल हाई हुआ, बाकी सारे टाइम वो लो रहा। तो इट मीन्स मेरा गेट अब ज्यादातर टाइम के लिए ऑन नहीं रहेगा, बल्कि थोड़ी सी देर ऑन रहेगा या ओपन रहेगा, और बाकी सब टाइम बंद रहेगा। तो इस तरीके से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरा इनपुट सिर्फ इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, जब मेरा क्लॉक का प्रोडक्ट हाई हुआ है या मैंने एज डिटेक्ट किया है, तभी मेरा जो सिग्नल है इनपुट से आउटपुट पे जाए, अदरवाइज ना जाए। और आप देख सकते हैं क्लियरली ये कब हुआ, ये हाई कब हुआ, जब यहाँ पे ये एज आया था। तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे एज आया, तो इसने फौरन से उस वक्त हाई कर दिया और मेरा सिग्नल बाईपास हो। तो ये जो मैंने आपको स्कीमेटिक दिखाई, ये किस चीज की है? पॉजिटिव एज डिटेक्ट करने के लिए। सिमिलरली आप नेगेटिव एज डिटेक्ट करने के लिए भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे ये इन्वर्टेड लॉजिक यूज कर लें, या सिंपल वर्ड्स में कहा जाए यहाँ पे आप नॉर गेट यूज कर लें। अगर आप नॉर गेट यूज कर लेंगे तो आपको ये नेगेटिव एज ट्रिगर सर्किट दे देगी, या नेगेटिव पल्स डिटेक्शन सर्किट दे देगी। जिस तरह मैंने आपको पॉजिटिव एज का बताया, इसी तरह नेगेटिव का भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हाई देगी जब नेगेटिव एज आएगा, अदरवाइज ये 0 देगी। तो ये वाली बात समझ में आई कि किस तरीके से पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर सर्किट काम करता है। और पूरी बात ही इसी की है कि मेरी लैचेज ऑटोमेटिकली फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर मैं उसके पीछे क्या लगा दूं, एक पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर। यानी ये पूरा सर्किट जो आगे लैच वाला था, इसको अगर मैं पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर के साथ कनेक्ट कर दूं तो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ये लेवल पर नहीं बल्कि एजिस पे काम कर रहा है। अब ये गेट मुसलसल ओपन नहीं रहेगा, बल्कि जब मैं चाहूंगा तभी थोड़ी सी देर के लिए ओपन होगा। पॉजिटिव पे चाहूंगा तो सर्किट पीटीडी का पॉजिटिव डिटेक्टर लगाऊंगा, नेगेटिव पे चाहता हूं तो नेगेटिव का डिटेक्टर लगाऊंगा। ठीक है, और इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है डेफिनेटली। इसके प्रोपोगेशन डिले से मैं ये चीज कंट्रोल कर सकता हूँ कि
ये क्लॉक कितनी देर के लिए हो, कितने नैनो सेकंड के लिए या कितने माइक्रो सेकंड के लिए ऑन हो, बाकी सब टाइम ऑफ रहे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्लास? थोड़ा सा फीडबैक रिक्वायर्ड है, स्ट्रेंथ कम रह गई है, फीडबैक थोड़े से लोग ही दे दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलें ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। डी फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। ठीक है, करना क्या है, मुझे एस आर फ्लिप फ्लॉप को इस फैशन में कनेक्ट कर देना है जैसे बिल्कुल डी लैच में किया था, कि एस और आर पे मैं क्या करूंगा, डी बनाना है तो इन्वर्टेड इनपुट इन्वर्ट करके आर पे लगा दूंगा। इसका टेबल बिल्कुल वैसे ही, डी पे 1 तो क्यू पर 1, डी पर 0 तो क्यू पर 0। इक्वेशन भी वही है, बस फर्क क्या है, क्लॉक की यहाँ पे सिंबल आ गया। ठीक है, तो डी भी बिल्कुल वैसे ही है। असल फ्लिप फ्लॉप जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं वो चलें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हमारा हो गया है कंक्लूड। तो इस लेक्चर को करता हूँ मैं कंक्लूड। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।